नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग इस समय व्हाइट म्यूटिनी को देख रहे थे, यानी श्वेत विद्रोह। यूरोपियों के द्वारा ये किया जाता है और जो यहाँ पर पावर के ट्रांसफर का पूरा सिस्टम था, मतलब क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है और कंपनी के हाथ से निकल जाती है। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ब्रिटिश क्राउन को जो कंपनी के अधीन नियोजित क्षेत्र होता है, मतलब क्षेत्र का मतलब यहाँ सैनिकों से भी है, तो जो यूरोपियन यहाँ पे सोल्जर्स होते थे उनके एक वर्ग के द्वारा यहाँ पे विद्रोह कर दिया जाता है। मतलब वो उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, मतलब यहाँ पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो बगावत होती है इसको व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। अब इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और इसके जो कारण आप देखते हैं, मतलब रीजंस देखते हैं, वो भी बहुत सारे हैं। 1861 से पहले की अगर बात की जाए, 1861 से पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ भारत में दो अलग अलग सैन्य बल पाए जाते थे। मतलब जो मिलिट्री का यहाँ पूरा सिस्टम था अंग्रेज़ों का ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो दो अलग अलग टाइप का था। और उसमें से एक जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था और दूसरा जो था वो महारानी की सेना के तौर पे, यानी क्वीन की आर्मी के तौर पे जाना जाता था। ऐसा पूरा सिस्टम था। मतलब एक कंपनी की आर्मी होती थी या मिलिट्री होती थी और दूसरा जो धड़ा होता था या पार्ट होता था वो क्वीन की आर्मी होती थी। इस प्रकार का, मतलब है दोनों ब्रिटेन के ही, लेकिन यहाँ दो अलग अलग तरह के जो विभाजन है वो दिखाई देते थे। और इस प्रकार से कंपनी के अधीन जो जितने भी सोल्जर्स होते थे उनके भत्ते के अलावा एक ऐसा अतिरिक्त भुगतान जो कि बाहर से होने वाला, मतलब भारत से बाहर होने वाले जितने भी कैंपेन हैं, जितने भी अभियान इनके होते थे, उनमें जाने के लिए दिया जाता था, उसका भुगतान किया गया। लेकिन जो क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिक थे उनको ये नहीं मिलता था। मतलब इसका समझ रहे हैं? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट है, भले ही वो महारानी की आज्ञा से या उनके एलिजाबेथ के चार्टर से आई थी भारत में, इधर जो ईस्ट इंडीज़ वाला पार्ट है इधर व्यापार करने के लिए, लेकिन है तो वो प्राइवेट। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि कर्मचारी जब अच्छा काम करते हैं तो उनको बढ़िया प्रोत्साहन मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में वेतन भी अच्छा खासा होता है गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में। चाहे भले ही स्थिरता ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन अगर आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। तो वही हाल यहाँ भी था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स होते थे इनको बढ़िया वेतन भत्ता मिलता था। मतलब बाहर कहीं इन्हें अगर कैंपेन पे भेजा जा रहा है कि बाहर जाके अपना भारत से बाहर युद्ध अभियान करो, तो उसके लिए अलग से इन्हें मिलता था। और जो क्वीन की आर्मी होती थी उसको ऐसा कुछ नहीं था, मतलब एक बंधा बंधाया वेतन था, जैसे सरकारी वेतन होता है, और वैसे ही इन्हें मिलता था। तो ये सैलरी की जो असमानता थी या इरेगुलरिटी थी, ये भी असंतोष का कारण बनती है, तो इससे बगावत होती है। और जब यहाँ पे पावर का ट्रांसफर होता है, मतलब शक्ति का हस्तांतरण होता है 1858 में, मतलब 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है पहला वाला, तो उससे होता है। और उसके बाद ये जो कानून है, मतलब जितनी भी यहाँ पे कानून की चीज़ें थी उसमें भत्ता दिया जाना बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, देखिए, इससे पहले ये होता था कि क्वीन की आर्मी और जो कंपनी की आर्मी होती थी उसके बीच में ये अंतर होता था। मतलब कंपनी की आर्मी जो होती थी वो ज़्यादा फायदे में रहती थी। लेकिन जब आप सोचिए कि पूरा शासन कंपनी के हाथ से निकल गया 1858 में, तो उसके बाद अब कंपनी का यहाँ कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो जितने सैनिक होते थे सबके साथ एक तरह का जो बर्ताव है वो किया जाता था। मतलब कहने का तात्पर्य कि भत्ता वगैरह या जो ऊपर से बोनस मिलता था ये बंद हो गया। और किसी व्यक्ति को पहले से आप खूब बढ़िया उपहार वगैरह दे रहे हैं और खूब फायदा मुनाफा दे रहे हैं, डबल ट्रिपल उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, और एकाएक उसका सब कुछ रोक दीजिए, उसको एक रूखा सूखा वेतन पकड़ा दीजिए, तो वो गुस्सा तो होगा ही। और वही होता है। तो यहाँ पर जो व्हाइट म्यूटिनी है ये शक्ति के हस्तांतरण को लेकर जो लॉर्ड कैनिंग की वैधानिक व्याख्या थी उसी के खिलाफ होती है। मतलब लॉर्ड कैनिंग की ये जो बात है ना, लॉर्ड कैनिंग ही यहाँ पर घोषणा करता है कि महारानी का शासन अब लागू होने वाला है और हम वायसराय होने वाले हैं, ऐसे कुछ। तो उसकी घोषणा से ये सैनिक भड़क जाते हैं कि एक तो हमारा पैसा रोक दिया, मतलब जो मुनाफा हमें हो रहा था उसका आधा से अधिक पार्ट खा गए। मतलब मना कर दिए कि भाई अब महारानी की सेना में आप आते हैं तो आपको कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, एक वेतन मिलेगा, उतने में संतुष्ट रहो, ऐसा। और ऊपर से लेक्चरबाजी कर रहे हैं, तो इससे नाराजगी होती है। और आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ जो है इनके अंदर ही बगावत भड़केगी, यानी विद्रोह होगा, तो इसको ये जल्दी से जल्दी दबाना चाहेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बाहर वाले इसको देखें, क्योंकि बाहर से ये पहले से ही बगावत से परेशान थे। अभी हाल फिलहाल में 1857 वाला जो रिवोल्ट है उसको इन्होंने दबाया था बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ही उसको दबाकर यहाँ पर शांत करना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा डर लग रहा था, खासतौर पे लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि उसने पीछे देखा था, तो वो जानता था कि कुछ भी हो सकता है भाई, फिर से एक बार बगावत भड़क सकती है। मतलब बाहर से लोग हमें देखेंगे कि ये तो अंग्रेज़ आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, इनके अंदर ही बगावत चल रही है, तो हम बाहर से हमला कर दें, ऐसा हो सकता है और हो सकता भी था। तो ये सब संभावनाएं देखते हुए यूरोपियन सेना, जितने भी सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनकी जितनी भी डिमांड होती है उसको सरकार मान लेती है। अब यहाँ पे सैनिकों की एकदम चांदी हो जाती है और सरकार का मुंह लटक जाता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो ये था पूरा व्हाइट म्यूटिनी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। मतलब सरकार यहाँ क्या करती है, पूरी जो इनकी डिमांड होती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि घर वापस जाने का जो विकल्प है, मतलब यहाँ पे जो यूरोपियन सेनाओं की मांग और बोनस का सूचीबद्ध करने वाला काम है वो सब होता है।
आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि यूरोपियन सेनाओं की जो डिमांड होती है उसमें बोनस को सूचीबद्ध करना और उन्हें दायित्व मुक्त करना। देखिए एक और मांग थी, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये बोनस या पैसा ही मांग रहे थे, उसके अलावा ये अपने देश जाना चाहते थे, ये भारत में नहीं रहना चाहते थे। इसमें से बहुत सारे सैनिक ऐसे थे, वो अपने देश जाकर अपने तरीके से वहाँ पे काम करना चाहते थे, ये उनका मंतव्य था। तो सरकार इसके लिए भी मान जाती है, बोनस तो है ही है, जो यहाँ रहेंगे भाई मिलेगा, लेकिन वहाँ जो जाना चाहते हैं वो बेशक जा सकते हैं। तो ये दोनों मांगे मान ली जाती हैं। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ समरी टाइप का दिया हुआ है समराइज करके, और ये रिवॉल्ट के बारे में ही है। मतलब 1857 वाला जो पूरा सिस्टम था उसमें औपनिवेशिक जो कॉलोनियल रूल होता है उसके खिलाफ शोषण, मतलब वो लोग एक्सप्लोटेशन करते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। तो कॉलोनियल रूल का जो एक्सप्लोटेशन था उसी के खिलाफ बगावतें भड़कती हैं। अब इसमें कई सारे रीज़न होते हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा बर्बरता अपना रहे थे और इसलिए लोगों ने तलवारें और भाले उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला तो इकोनॉमिकल रीज़न है। सबसे पहला एक्सप्लोटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा था? शारीरिक और मानसिक शोषण तो अंग्रेज करते ही थे, सबसे बड़ा ये इकोनॉमिकल हमारा एक्सप्लोटेशन कर रहे थे और वो ज़्यादा दयनीय था। तो आर्थिक कारण सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। नई जो इनकी रेवेन्यू और यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है उसके कारण बहुत भारी मात्रा में टैक्स आरोपित किया जाने लगता है। जो ये लोग टैक्स इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर वो भारी भरकम अमाउंट होता है और यहाँ के जो पीजेंट्स होते हैं या आम आदमी होता है वो उसे चुकाने में सक्षम नहीं होता है। यहाँ तक कि जैसे आप देखते हैं जो स्थायी बंदोबस्त वाला सिस्टम था, मतलब वो आया था कार्नवालिस के समय में, तो वहाँ से शुरू हुआ था। हालांकि और हिस्सों में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी आपको दिखाई देती है। तो जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदार से भी बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। जमींदार, सरकार और जो आम जनता होती थी उसके बीच में टैक्स वसूलने की एक कड़ी हुआ करता था। इसीलिए इसको कलेक्टर कहा जाता था। मतलब यहाँ पे कलेक्टर टाइप के लोग होते थे जिनकी नियुक्ति होती थी, वो जमींदार कम कलेक्टर होते थे। जमींदार तो वो बन जाते थे अपने व्यवहार से, और प्रायः जमींदारों को ही कलेक्टर के पद पे जो कार्नवालिस था वो अपॉइंट करता भी था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती थी कि मैक्सिमम पार्ट तो कंपनी ही ले लेती थी, तो बचता बहुत थोड़ा सा था। तो ऐसे में जमींदार को भी मजबूर होना पड़ता था अपना खर्चा पानी निकालने के लिए, जो पीजेंट्स होते थे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। तो ऐसा काम पहले से चल रहा था। कुल मिलाकर एक्सप्लोटेशन एकदम भर भर कर हो रहा था, उसमें इकोनॉमिकल सेक्टर है। इसके साथ साथ जो भारतीय यहाँ पे उद्योग हैं, मतलब जितना भी यहाँ की इंडियन लोकल इंडस्ट्री है, नेटिव इंडस्ट्री है, उनको एकदम से डीमोटिवेट किया गया, हतोत्साहित किया गया, पीछे धकेल दिया गया और इनका जो ब्रिटिश गुड्स था उसको एकदम उसकी महिमा मंडन करके सिर पर बैठा दिया गया और उसी को बेचा जाने लगा। मतलब हमारी संस्कृति, हमारी जो कारीगरी है, हमारी कला है, उसको कुचल कर ये उसके ऊपर हावी हो रहे थे। ये एक इसमें कारण बनता है। इसके अलावा जो यहाँ पे हैंडलूम वाला काम होता था, हथकरघा वाला, इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, उन सब चीज़ों को अंग्रेज एकदम बर्बाद कर देते हैं। यहाँ के बुनकर, यहाँ के कारीगर, ये सब तबाह हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश सामान आकर पूरे भारत में छा जाता है। और शिल्पकार जो यहाँ पर बहुत पहले कभी अमीर हुआ करते थे मुगलों के समय में, वो एकदम से दरिद्र हो जाते हैं। शिल्पकारों का स्वर्ग था, शिल्पकारों और चित्रकारों का जो मुगलों का टाइम पीरियड था, औरंगजेब की बात नहीं हो रही है, जो उससे पीछे वाले थे, तो उस समय वो एकदम से हेवन में रहा करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, खुद बहुत बड़ा चित्रकार था। और शाहजहां की अगर हम बात करें तो उसे इमारतें बनवाने का शौक था, मतलब बहुत सारे किले, मकबरे और महल वगैरह बनवाने का, स्थापत्य में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो इसलिए शिल्पियों का भी बहुत अच्छा यहाँ पे रहता था और जो चित्रकार होते थे उनकी भी एकदम मौज कटती थी। ये लोग आराम से रहते थे। और इन दोनों के बाद, मतलब शाहजहां और जहांगीर, इन दोनों के बाद औरंगजेब के समय में भी ये बिखर जाते हैं, मतलब दरबार तक नहीं रह जाते हैं। दरबार में तो पाबंदी लग गई थी, तो बाहर आकर ये अपना काम करने लगते हैं, तब भी खुश रहते हैं। लेकिन और ये अंग्रेज़ों का जो टाइम आता है इसमें इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, इनके ये कहीं के भी नहीं रहते। तो ऐसा हमने देखा। इसके बाद जो पॉलिटिकल रीज़न है वो भी इसमें है। पहली चीज़ तो ग्रीडी पॉलिसी, मतलब ये एकदम से लालची हो गए थे। पहले इनके अंदर इतना लालच नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके ये अत्यंत लोभी हो जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो लालच भरी नीतियाँ थी उससे भारतीय जनता जो है वो असंतुष्ट हो जाती है। इसके अलावा साम्राज्यवादी नीतियाँ इनकी बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी और ब्रिटिशों का इंटरफियरेंस बहुत बढ़ गया था। किस चीज़ में बढ़ गया था? जो हमारी सोशियो रिलीजियस अफेयर्स थे, मतलब इंडियन पब्लिक के जो भी सोशियो रिलीजियस अफेयर थे उसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ा रहे थे। सामाजिक और धार्मिक मुद्दे, अब ये कुछ हद तक तो सही भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो सही है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि जो सामाजिक कुरीतियों को ये दूर करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ले आते हैं। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब एकदम से कम आयु की लड़की को विवाह के नाम पे बलात्कार की आग में झोंक देना, ये एकदम से नृशंसता है, तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सती प्रैक्टिस जो है उसको बैन करते हैं। ठगी वाली जो पूरी यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी उसको रोकते हैं। नर बलि पर रोक लगाते हैं। इसके अलावा कन्या शिशु हत्या जो है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी इन्होंने किए। इसके अलावा आप देखें तो करजन को हम लोग गालियां देते हैं कि बंगाल विभाजन करवाया, लेकिन उससे पहले वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन है उसको रखने का काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ASI जो है वो वहीं स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन बाद में उसी फाउंडेशन पर वो खड़ा होता है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अंग्रेज़ों के रिफॉर्म वाले काम हैं। भले ही उन्होंने उसमें अपना स्वार्थ देखा हो, लेकिन फ़ायदा तो होता है भारतीयों को भी। अब सती प्रैक्टिस अगर रुक जाएगी तो इसमें विलियम बेंटिंग को जितना फ़ायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा भारत की महिलाओं को होगा। लेकिन ये यहाँ के जो पाखंडी धर्माचार्य लोग थे उनको रास नहीं आता था, क्योंकि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे ना, वो अपने आप को खुदा मानते थे। और ऐसे में फिर वो सोचते थे कि महिलाएं उनके पैर में तलवे की जूती बन कर रहे हैं, बिल्कुल दब कर रहे हैं, सिर उठाने का साहस न करें, और ये सब दबाने का ही तरीका उन्होंने खोजा था। ऐसा थोड़े था कि भगवान जी और सीता माता कह के गई थी कि सती हो जाना, या देवी सती ने कहा था महिलाओं से कि सती हो जाना। भगवान कभी नहीं ऐसा कर सकते, आप जानते ही हैं। तो ये इंसान की बनाई हुई नीति है। मतलब इंसान महिलाओं को या जो भी उनसे कमज़ोर, एक संसार का नियम है कि बलवान जो है वो कमज़ोर को सताता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर सताने का प्रयास करते थे, कमज़ोर देखते थे, उन्हें लगता था कि ये कमज़ोर है और इसलिए ऐसा करते थे। तो यहाँ अंग्रेज़ों ने इसे रोकने का प्रयास किया। तो ये हस्तक्षेप तो था ही, लेकिन हस्तक्षेप क्या था? पॉजिटिव था। अब इसे यहाँ नेगेटिव तरीके से लिया गया। बंगाल में जो विधवाओं की स्थिति थी, विडोज़ जो थी वहाँ की, बहुत बुरी कंडीशन में थी। और उसमें आप देखेंगे कि मतलब एक धन्ना सेठ होता था या जमींदार होता था, जमींदार टाइप का व्यक्ति होता था, और उसकी कई सारी बीवियाँ होती थी। कभी कभी तो 2 दर्जन से भी ज़्यादा वो शादियाँ कर लेता था। मतलब वो इंसान, अब सोच लीजिए वो कितना ज़्यादा काम वासना में डूबा हुआ इंसान होगा। वंश वृद्धि के चक्कर में वो इतना ज़्यादा विवाह कर डालता था। और उसकी अवस्था पता लगा कि 75-80 साल की है, और उसकी जो एकदम आखिरी वाली पत्नी है जिसे कि वो अंत में ब्याह कर लाया है, वो 10 साल की बच्ची है। तो अब आप जानते हैं कि 75-80 साल का आदमी कितने दिन जिंदा रहेगा? मुश्किल से 5-6 साल और, या 100 साल ही जिंदा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद वो जो बेचारी लड़की होती थी जिसको कि शादी का सही मतलब भी नहीं पता होता था, वो विधवा कहलाती थी। और विधवाओं के साथ पशुओं से भी गया बीता बर्ताव होता था। तो ये सब बुराइयाँ थी और अंग्रेज़ों ने इसे दूर करने का प्रयास किया। उसमें अपना फ़ायदा देखा, वो अलग चीज़ है। तो सोशियो रिलीजियस जो अफेयर थे इंडियन पब्लिक के, उसमें ये अपना टांग अड़ा रहे थे। उसके बाद मिलिट्री कॉजेज़ क्या था? मिलिट्री कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सिपाही वगैरह होते थे, मतलब उसमें 2 तरह के होते थे ना, एक तो अंग्रेज़ या यूरोपीय होते थे और दूसरे हमारे देश वाले होते थे। अब इसमें अंग्रेज़ भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता था। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको फ्रंटियर जितने भी एरिया होते थे जहाँ लड़ने मरने की संभावना ज़्यादा होती थी, वहाँ झोंक दिया जाता था। और बदले में इन्हें एक तो वेतन कम मिलता था, इनके साथ इज्जत वाला बर्ताव नहीं होता था, भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। इसके अलावा रिलीजियस जो फ्रीडम है वो इनके पास नहीं होती थी। मतलब इन्हें अंग्रेज़ों के समान वस्त्र धारण करने पड़ते थे। और दूसरी चीज़ ये कि एकदम से मतलब आप बाल वगैरह, जो दाढ़ी वगैरह है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से कटवाइए, कोई धार्मिक चिन्ह आप धारण नहीं कर सकते। और नमाज अदा करना या जो इबादत करने वाला काम है उस पर भी अंग्रेज़ अपना पाबंदी लगाने का प्रयास करते थे। तो सिपाही अपने तरीके से जी नहीं पाते थे, ये एक चीज़। तो ये सब हमने देखा। और ये जितने भी कारण आप देख रहे हैं जिसमें कि इकोनॉमिकल कॉजेज हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल है और मिलिट्री है, ये तीनों मिलकर यहाँ एक साथ बगावत का कारण बनते हैं, जो कि एक बड़ी आग के तौर पे उभरता है। अब इसके बाद ये अभी हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग 1857 की। इससे पहले हमने व्हाइट म्यूटनी को देखा, तो वो 1857 के बाद वाला है। ये जो हम लोग कॉजेज देख रहे हैं, ये रिवॉल्ट के बारे में जो बात हो रही है, ये 1857 का ही है, जो कि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद अब सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स, इनसे बहुत सारे प्रश्न बने हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिशों की ओर से दमनकारी जो उसमें लीडर था उनका, मतलब किस क्षेत्र में इन्होंने अपना कौन सा कमांडर या कौन सा कर्नल या कौन सा मेजर जनरल भेजा था जो कि विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था। तो वो भी आपको जानना चाहिए। दोनों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ रिवोल्ट और लीडर्स उसके कौन कौन से हैं। इसे ज़रा बड़ा किया जा सकता है और अच्छे से देखा जा सकता है। तो देखिए, दिल्ली वाला जो क्षेत्र था वहाँ से जनरल बख्त खां ये सेना नायक थे। और यहाँ पर राजा कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि जफर के उपनाम से अपने आप को परिचित कराता था। शायर थे उम्दा दर्जे के, लेकिन ये कुशल नेता नहीं थे। इनके अंदर शासक बनने के गुण नहीं थे। ये बहुत अच्छे कवि थे, गजल लिखने वाले व्यक्ति थे, शायर थे, बेजोड़ उम्दा थे। मतलब मिर्जा गालिब से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उस मामले में इनका कोई टक्कर लेने वाला नहीं था। लेकिन हर आदमी हर गुण में माहिर नहीं हो सकता। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मुगल खानदान में पैदा हुए हैं तो आपके अंदर प्रशासन का गुण एकदम पैदाइशी पालने में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस मामले में ये एकदम से अयोग्य थे। इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। और दूसरी चीज़, इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अवस्था से बढ़कर इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति का अभाव था। ये पहले से ही एकदम से निष्क्रिय जैसे हो गए थे। तो ऐसे में होता क्या है कि ये नाम मात्र के नेता रहते हैं, बहादुर शाह जफर। और उनके विद्रोह की, मतलब वहाँ जो दिल्ली का क्षेत्र था वहाँ से विद्रोह की कमान उनका जो सेनापति था बख्त खां, वो संभाल रहा था। ठीक है। कानपुर से नाना साहेब थे जिनका नाम धुंधु पंत था, और उनका बाद में नाम नाना साहेब, जब पेशवाई ने गोद ले लेते हैं तो उसके बाद नाना साहेब नाम हो जाता है। इसके बाद आप आगे चले। नाना मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे नाना आप पढ़ते हैं, नाना पाटेकर अभिनेता है। तो नाना का जरा मतलब बताइएगा। ये महाराष्ट्री लहजा है, यहाँ पे नाना और नानी वाला नाना नहीं है। ठीक है। इसके बाद लखनऊ का जो क्षेत्र था वहाँ से ये बेगम हजरत महल थी। तो अवध के नवाब के ऊपर जो यहाँ पे मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया जाता है, मतलब वाजिद अली शाह, उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हैं, ये डलहौजी के द्वारा लगाया जाता है।
और इसी आरोप के चलते पूरा जो ब्रिटिश सेना है वो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती है। तो अंतिम विलय अवध का ही होता है 1856 में। तो वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, मतलब उनकी जो बेगम थी, उनका नाम था हजरत महल, और वो यहाँ पर यहाँ से कमान संभाले हुई थी लखनऊ क्षेत्र से। अवध वाला पूरा क्षेत्र, और उसकी राजधानी उस समय लखनऊ हुआ करती थी। अवध का मतलब यहाँ पे छोटा सा अयोध्या मत समझिएगा, बहुत बड़ा इलाका था। उसके बाद बरेली से खान बहादुर थे, बिहार से कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के जमींदार थे, और इनकी अवस्था भी लगभग उतनी ही थी जितनी कि बहादुर शाह जफर की थी, लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि बहादुर शाह जफर एक उम्दा शायर थे और बाबू कुंवर सिंह जो थे वो वीर योद्धा थे। दोनों में यही अंतर था, ठीक है। तो 80 साल के आसपास इनकी भी अवस्था थी, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये नदी पार कर रहे थे, मतलब अंग्रेज सेना जो है इन्हें चारों ओर से घेर लेती है, तो ये नाव से नदी पार कर रहे होते ताकि दूसरी तरफ जाकर अपनी शक्ति इकट्ठी करें और अंग्रेजों से लोहा लें, और ऐसा ये कर भी रहे थे। तो ऐसे में अंग्रेज गोली चलाते हैं इन्हें मारने के लिए। एक गोली इनके दाहिने हाथ में लगती है, और उसके बाद ये हाथ में तलवार लिए रहते हैं, क्योंकि हमारे जो सेनानायक वगैरह होते थे वो गोली बारूद से तो लड़ते नहीं थे, मतलब गोली और बंदूक बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। ज़्यादातर हमारे परंपरागत जो वेपन्स होते थे वही होते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी तलवार से अपना दाहिना हाथ काट कर गंगा में फेंक दिया अपने हाथ से। ऐसा इसलिए किया ताकि सेप्टिक न फैल जाए, यानी जहर न फैल जाए, जिंदा रहने के लिए। और जिंदा किस लिए, तो अपनी मातृभूमि के लिए। और उसके बाद उस पार निकल गए। तो ये मतलब इच्छा शक्ति की बात होती है। तो इस प्रकार का इन्होंने संघर्ष किया था। उसके बाद फैज़ाबाद को आप देखेंगे तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी वाला क्षेत्र। उसके बाद ये ग्वालियर की ओर प्रस्थान करती हैं, और उधर ये युद्ध होता है, भयंकर रूप से ये घायल होती हैं, और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा था। उसके बाद बागपत वाला जो क्षेत्र था, वहाँ से शाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य जो नाम आते हैं उसमें शाहमल का नाम आता है, ये हमने देखा। और भी बहुत सारे इलाके, जैसे गोरखपुर से आप देखें तो गजाधर सिंह है, फर्रुखाबाद से आप देखें तो ये तवफल हुसैन है। इसके अलावा सुरेंद्र साई ये संभलपुर से थे, तुलाराम जो थे ये हरियाणा से थे, देवी सिंह मथुरा से थे, कदम सिंह मेरठ से थे, शेख रमाजान को आप देखें तो ये सागर वाले क्षेत्र से, गढ़मंडला वाला जो इलाका था वहाँ से शंकर शाह और ठाकुर प्रसाद अपना लोहा ले रहे थे। इसके अलावा रायपुर वाला जो इलाका था, अब इधर हम लोग धीरे धीरे करके दक्कन की ओर बढ़ रहे हैं, तो रायपुर वाला जो इलाका था यहाँ से नारायण सिंह थे। फैज़ाबाद से आपने देख लिया है ये मौलवी अहमदुल्ला है। इसके अतिरिक्त लियाकत अली को आप इलाहाबाद से जानते ही हैं। तो ये सब नाम है, इसमें आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ तो कम ही दिया है, बहुत सारे नाम है। इसके बाद ब्रिटिश जो रेजिस्टेंस था, मतलब ब्रिटिशों ने भी यहाँ पर, ऐसा तो था नहीं कि चूड़ियाँ पहन रखी थी, वो विरोध करना, विद्रोह को दबाना चाहते थे, मतलब दमन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शुरुआत में वो उतना ध्यान भी नहीं देते। कहने का तात्पर्य ये कि शुरुआत में ये इतना ज़्यादा उसको मतलब लाइटली ले लेते हैं, ये गहराई से नहीं लेते हैं, और इतना सोचे भी नहीं रहते हैं कि इतनी बड़ी बगावत खड़ी हो जाएगी। तो होता यह है कि जब सैनिक वहाँ से अपने जेल से साथियों को आज़ाद करा के और उसके बाद दिल्ली की ओर मार्च करते हैं और लाल किले पर जाकर वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं, ये सब काम होता है। तो ये पूरा जो तमाशा था इसको अंग्रेज बहुत शांति से देख रहे थे, इसमें इन्होंने कोई ज़्यादा बहुत कड़ा एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद वो देखते हैं कि अब ये जो चिंगारी है ये तो छिटक रही है, मतलब यहाँ पे ज्वाला जल रही है और उसकी जो चिंगारियाँ हैं वो फैलती जा रही हैं पूरे भारत में, मतलब जहाँ देखिए वहीं पर जो विद्रोह है, विप्लव है, वो भड़क रहे हैं। अब इसको दबाना आवश्यक हो गया है, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। तब जाकर ये सक्रिय होते हैं। तो यहाँ दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उसमें दबाने वाले जो कर्नल या जनरल वगैरह थे, उसमें आप देखिए लेफ्टिनेंट विलोबी का नाम आता है, ठीक है, ये देख रहे हैं, विलोबी है। इसके अलावा जॉन निकोलसन, ये लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन और हडसन भी इसमें इन्वॉल्व था, हालांकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। तो ये कुछ नाम आपको दिखाई देते हैं, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट विलोबी और यहाँ पे जॉन निकोलसन। इसके बाद कानपुर को देखें तो कानपुर से ह्यूग व्हीलर और कॉलिन कैम्पबेल, ये दोनों जने जो थे ये क्रांति को दबाने का काम कर रहे थे। लखनऊ से अगर आप देखें तो हेनरी लॉरेंस, इसके अलावा ब्रिगेडियर इगलिंस का नाम आता है, हेनरी हैवलॉक है और जेम्स आउट्रम, हेनरी हैवलॉक, लॉरेंस। इस प्रकार से ये जो नाम है ये आपको यहाँ लखनऊ क्षेत्र से दिखाई देते हैं। इसके बाद झांसी में आप जानते ही हैं यूरोज था, और यूरोज जो है वो लक्ष्मीबाई की वीरता से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो कहता है कि इतने सारे मर्दों में ये अकेली मर्दानी सोई हुई है और इसी के अंदर पुरुषार्थ था, बाकी सब ने तो कुछ खास प्रदर्शन ही नहीं किया, मतलब लगा कि किसी से लड़ा तो इसी से लड़ा। इसके बाद आगे चले तो आगे वाली जो इसमें कथा है उसमें आप देखें बनारस वाला क्षेत्र है, तो बनारस में भी विद्रोह भड़का था और इसको दबाने के लिए यहाँ पे कॉलोनियल जेम्स नील का नाम आता है। आप इसे जेम्स नील के तौर पे जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब ये कि ये दबाने वाले अधिकारी हैं, इनके पीछे पूरी फौज होती थी, ब्रिटिश फौज होती थी, और वो विद्रोह को दबाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसके बाद अब इतना बड़ा विद्रोह था, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, यहाँ तो कुछ ही को आप देख रहे हैं, और इतना सारा आपको मतलब अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा सैनिक बल यहाँ पर यूज़ करना पड़ा इसे शांत करने के लिए। तो इतनी अच्छी बगावत एकाएक असफल क्यों हो गई, ये प्रश्न उठता है, और आप कारण इसका जानते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा भी है, बस यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। तो देखिए कॉजेज ऑफ फेल्योर, असफलता का क्या कारण था। असफलता का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ये बहुत सीमित दायरे में थी, जितना इसको फैलना चाहिए था, व्यापक होना चाहिए था, उतना फैला नहीं था।
और दूसरी चीज़ ये था कि जनाधार बहुत कम था, मतलब जनता का समर्थन भी बड़ी चीज़ होती है। खासतौर पे आप कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई कैंपेन आप सफल करना चाहते हैं, तो उसमें जब तक आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा तब तक आप एकदम से उसका 1% भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और वही यहाँ पर होता है। और जो प्रिंसली स्टेट यहाँ की थी, मतलब रजवाड़े थे, और उसके अतिरिक्त कुछ और वर्ग इनके साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ वही अंग्रेज़ों के यहाँ पे अगेंस्ट थे। और उसमें से भी अधिकतर रजवाड़े ऐसे थे जैसे ग्वालियर का सिंधिया, ये लोग अंग्रेज़ों को ही सपोर्ट कर रहे थे, मतलब अपने भाई बंधुओं को सपोर्ट करने की बजाय ये जाकर अंग्रेज़ों से मिल गए थे। तो अब आप बताइए कि एक जो पक्ष है, एक वर्ग जो है वो विद्रोह कर रहा है, और उन्हीं के जो भाई बिरादर है वो जाकर दुश्मन से मिले हुए, तो यहाँ सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती। आप देख लीजिए प्लासी का युद्ध, वहाँ पे सिराजुद्दौला का जो सेनापति रहता है मीर जाफर, वो जाकर क्लाइव को सपोर्ट कर देता है, तो सिराजुद्दौला तो हारेगा ही। तो वही बात थी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, और अंग्रेज़ों की तुलना में जो विद्रोहियों के पास संसाधन थे, जैसे कि हथियार या फिर जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें, वो बहुत कम मात्रा में थी। मतलब इनके पास वही पुराने ज़माने की जंग खाई हुई तलवारें और भाले और बर्छी वगैरह था, और यहाँ पे अंग्रेज़ों के पास इनफील्ड राइफलें थी, मतलब वो एक बार में शूट कर देंगे और आदमी ढेर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे औजार रहेंगे तो भाई आप कहाँ तक टिक पाइएगा। इसके बाद आप आगे चलें, पीछे इतिहास के पन्ने अगर आप पलट कर देखें तो वहाँ पर मुगलों का इतिहास आप देखते हैं। बाबर इसी की बदौलत तो यहाँ हावी हो जाता है। एक तो उसकी युद्ध प्रणाली नई थी, अभी यहाँ कोई उसके बारे में जानता नहीं था, तुलगुमा और रूमी, और उसके अलावा बारूद का वो यूज़ करता है, मतलब यहाँ पे कैनाल्स यूज़ करता है, और ये किसी के पास यहाँ रवे नहीं करता है। यहाँ हाथियों की सेना रहती है और वो घुड़सवारों की सेना लेकर आता है। तो ये नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये भी कभी कभी निर्णायक सिद्ध होती है। तो अंग्रेज इस मामले में 20 पड़ जाते हैं। इसके बाद आप आगे चलें तो योग्य जो लीडरशिप थी वो सबसे बड़ी कमी थी। देखिए, नेता भी योग्य होना आवश्यक है। कहने के लिए तो नेता एक अकेला आदमी होता है, वो क्या कर लेगा, मतलब वो सिर्फ भाषण दे सकता है, लोग यही सोचते हैं। लेकिन लीडर बहुत कुछ करता है, वो पूरे जो समूह होता है उसको इकट्ठा करके एक दिशा देता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो जनता के अंदर ताकत तो है, लेकिन जब दिशा सही नहीं मिलेगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी और फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे कुशल नेता का होना आवश्यक था, और वो नहीं रहता है। इसके बाद आप देखें तो एकीकृत विचारधारा और राजनीतिक चेतना की कमी थी। यहाँ पर सब अपने अपने स्वार्थ में थे, मतलब जितने भी रजवाड़े इसमें लड़ रहे थे, जैसे लक्ष्मीबाई थी, या आप देख लीजिए नाना साहब थे, बहादुर शाह जफर ही क्यों न रहे, मतलब इन सभी का अपना उद्देश्य था। ये सभी अपने शासन को कायम रखने के लिए लड़ रहे थे, अपने क्षेत्र के शासन को। जैसे बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने इतनी बुढ़ापे वाली अवस्था में क्रांति का नेता बनना क्यों स्वीकार किया? उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर जो ये विद्रोही हैं सफल होते हैं तो मुगलों की जो हैसियत है वो बनी रहेगी, मतलब जो मुगल शासन यहाँ पर या सल्तनत चल रही है वो कायम रहेगी, और वो यही चाहते थे। और दूसरी तरफ जैसे आप देखें मराठों की जो विंग थी, उसमें लक्ष्मीबाई को आप देखेंगे, तात्या टोपे को देखेंगे, इसके अलावा नाना साहब को देखेंगे, तो ये लोग भी अपने क्षेत्र के लिए ही लड़ रहे थे। और ऐसे ही अन्य भी हैं, जैसे बेगम हजरत महल हैं, तो वो अपना अवध वाला रीजन लेकर बैठी हुई हैं, बाहर से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चल रहा था। इसमें जो रहा सहा थोड़ा सा संगठन दिखाने का काम था वो मराठों ने किया था, मतलब मराठे जो थे थोड़ा सा एकजुट थे, बाकी जो थे वो तो बिखरे हुए थे। उसमें भी मराठों में भी कुछ नालायक थे, जैसे ग्वालियर का सिंधिया। इसके बाद आगे चलें तो एकीकृत विचारधारा और राजनीतिक चेतना तो आपने देख ही लिया कि इसकी पर्याप्त मात्रा में कमी थी। अच्छा, नेचर कैसा था? तो नेचर के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें आप देखिए कि कुछ कथन दिए हैं। कथन ये है, इसे यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये अलग अलग व्यक्तियों के कथन हैं। उसमें से कुछ जो है वो इतिहासकार हैं, कुछ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी है, मतलब आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया था और उनका यहाँ पे विचार दिया हुआ है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस विद्रोह को दबाने वाले थे, जैसे कि यहाँ पे कर्नल और जनरल आपने देखे ना पीछे, वो सब भी जो है यहाँ पर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन क्या कह रहा है। जैसे कि आरसी मजूमदार, ये रमेश चंद्र मजूमदार जो थे, और एसएन सेन, इन्होंने कहा कि नॉट एन ऑर्गेनाइज नेशनल रिवोल्ट। ये जो था एक अव्यवस्थित नेशनल रिवॉल्ट था, मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं था, इसमें व्यवस्था का अभाव था, ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था, ये पूरी तरह से बिखरा हुआ एक रिवॉल्ट था। आरसी मजूमदार का यहाँ पे मतलब अकेले का कथन था, ये तो दोनों का कंबाइंड वक्तव्य है, लेकिन आरसी मजूमदार का यहाँ अकेले का वक्तव्य था कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये अजीब आदमी थे, इन्हें ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं था, ये तो एक मामूली झगड़ा था। अब ऐसा ये क्यों सोचते थे ये ईश्वर ही जानते हैं, मतलब इनकी जो वफादारी थी वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थी या इनकी बुद्धि दूसरे ढंग से बनी हुई थी, ये आज तक समझ में नहीं आया। फिलहाल देखिए, तो इनका ऐसा कहना था कि ये न तो पहला था और न ही ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन था और न ही ये आज़ादी के लिए लड़ा गया था। अब आप बताइए कि तो लोग क्या घास छील रहे थे। इसके बाद देखिए वीडी सावरकर जो थे, यानी विनायक दामोदर सावरकर, एकदम प्रचंड सेनानी थे। तो इन्होंने कहा कि ये वॉर फॉर इंडिपेंडेंस था, मतलब ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वार था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसी घोषणा ये करते हैं। इसके बाद एरिक स्टॉक का जो कथन है, इसमें एलिसिस्ट इन द कैरेक्टर, मतलब ये षड्यंत्रकारी था अपने पूरे बर्ताव में। और इसमें लॉरेंस और शैली का, मतलब लॉरेंस और शैली नाम के जो यहाँ विदेशी हैं, उनका ऐसा कथन था कि ये मेयर सिपाही म्यूटनी थी, मतलब एक बड़े पैमाने पर किया गया सिपाही विद्रोह था। इसके बाद टी आर होम्स, ये लोग भी झूठ बोल रहे थे। इसमें देखिए अधिकतर कथन की तो आप समीक्षा कर सकते हैं।
इससे प्रश्न जो है ना वो मेंस एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। वहाँ पर ये कहा जाता है कि एक कथन दे देगा, जैसे मजूमदार का ही कथन दे दिया मान लीजिए, और कहेगा कि भाई इसकी आप समीक्षा करिए। वहाँ ये नहीं कहेगा कि इसको व्याख्या करिए। व्याख्या करने का मतलब ये होता है कि आप उससे सहमत हैं और उसको डिटेल में बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। समीक्षा करने यानी वहाँ पे उस पर टिप्पणी करने, कमेंट करने का मतलब ये है कि आप उसको परख रहे हैं कि वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो इसका आपको डिटेल में अपना वहाँ तर्क देना होगा और अंत में ये सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे में आपको जो भारतीय राष्ट्रीयता है उसका पक्ष लेना चाहिए। तो वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि ये एक राष्ट्रीय संघर्ष था, भले ही ये क्षेत्रीय मतलब कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गया हो, लेकिन इसके अंदर स्वतंत्रता की भावना तो थी ही। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे लॉरेंस और शेले का भी यही कथन था कि सिर्फ ये एक सिपाही विद्रोह था। टी.आर. होम्स के बारे में कहा जाए तो टी.आर. होम्स का ये कथन था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन एंड बार्बरिज्म, मतलब यहाँ पे माफ कीजिएगा, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। यहाँ पे बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध चल रहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध चल रहा था। और बर्बरता किसकी थी? क्रांतिकारियों की थी। क्रांतिकारी यहाँ पर बर्बर और आतंकवादी हो गए। और सभ्य कौन था? ये महाशय अंग्रेज थे। इसके बाद आगे चलें तो जेम्स आउट्रम, इन्हें आपने पीछे देख ही लिया है। तो इनके बारे में कहा गया कि मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रीवेंस। ये वाला जो सिस्टम था, मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान इन्होंने खड़ा कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ व्यक्तियों के अलग अलग कथन है, जिसमें से कि सबसे सार्थक हमें वीडी सावरकर का लगता है। इन्होंने सच कहा। भले ही ये गांधी जी के जो आंदोलन हुआ करते थे, उनके सत्याग्रह होते थे, वैसे एकजुट वाला न रहा हो, इसमें मतभेद रहा हो, बहुत सारे तबके जो हैं वो अलग थलग थे। और जो यहाँ पे राजा रजवाड़े लड़ रहे थे वो अपने क्षेत्र को ही स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कम से कम आज़ाद रहने की भावना तो पहली बार जगी थी, नहीं तो उससे पहले तो वो भी नहीं था। और इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी की मांग की गई है, तो निश्चित रूप से ये आज़ादी की लड़ाई। तो इसके बाद अब यहाँ आगे चलते हैं, इसमें रुकने का कोई मतलब नहीं है, 2 लाइन और है उसको देख लेते हैं। तो पर्सिवल स्पेयर का यहाँ पे कथन है कि 3 फेज ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब इसके 3 चरण थे और इसमें ये संपन्न होने वाला रिवॉल्ट था। कंक्लूजन ये है कि नॉट क्वाइट द फर्स्ट वॉर, यहाँ देखिएगा, नॉट क्वाइट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म, क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम, एलियन रूल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये भले ही आज़ादी की लड़ाई न रहा हो, मतलब मान लीजिए अच्छा कि आज़ादी की लड़ाई नहीं था, तो भी ये सत्य है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ से लोगों के मन में आज़ादी का बीज रोपा गया था और बाद में वो धीरे धीरे करके उसका अंकुरण होता है, वो पौधा बनता है और अंत में एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और जब पेड़ बनता है तो अंग्रेज उससे नीचे कूद पड़ते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद आगे चले तो इसका इफेक्ट, मतलब प्रभाव इसका क्या होता है? तो प्रभाव ये होता है कि अंग्रेज डर जाते हैं। यहाँ मोटे शब्दों में एकदम साफ साफ लहजे में समझ लीजिए, अंग्रेज डर जाते हैं और भारतीयों के अंदर हिम्मत आ जाती है। दबाव वो भले ही दिए गए थे, लेकिन उन्हें अब ये लग जाता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का एक संचार भारतीय सेना में या भारतीय जो लोग हैं उनके अंदर होता है कि हम बगावत कर सकते हैं और अगर वो संयुक्त होकर की जाए तो ये सफल भी होगी। और अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हो गया था कि ये भारतीय जो है एकदम से भीगी बिल्ली नहीं है या एकदम से सिर झुकाकर हम डंडे चला देंगे तो ये सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी भड़क सकते हैं और इनका भड़कना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अंग्रेज़ों के मन में एक कायदे से बैठ गया था और अंत तक बैठा रहता है। वही चीज़ यहाँ कही गई है और उसी डर का नतीजा ये होता है कि क्राउन का शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। मतलब अब ब्रिटेन को ऐसा महसूस हो जाता है कि ये जो कॉलोनी है ये बाकी कॉलोनियों की तरह एकदम सीधी सादी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो स्वाभिमानी हैं, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और उस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका महंगा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में कंपनी का रूल अगर रहेगा तो कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, भाई डलहौजी ने अपना काम कर दिया, कैनिंग ने अपना कर दिया, उनका कंट्रोल अब हमें अपने हाथ में सीधे सीधे लेना होगा, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, गवर्नर जनरल जो पहले चल रहा था उसको वायसराय का नाम देकर अपने अधीन कर लेते हैं। पहले वो कंपनी का होता था, अभी वो महारानी का हो जाता है। महारानी के आगे वो एक गुलाम हो जाता है, उनके सामने सारी रिपोर्ट देने वाला। महारानी की जबान होती है, ब्रिटिश संसद का आदेश होता है और उसको बोलने वाला जो तोता होता है वो वायसराय होता है। ऐसा काम चल रहा था। तो अब ये काम किया जाता है, मतलब सीधा नियंत्रण अब ब्रिटेन इसका पूरा अपने हाथों में ले लेता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो वो इस कॉलोनी को देते थे, बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। मतलब वो कतई नहीं चाहते थे कि भारत उनके हाथ से छीने, वो तो जाना ही पड़ता है। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर देखा जाए कि कहा गया कि अल्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो क्वीन का यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्थापित हो जाता है। आर्मी रिकॉग्नाइज यानी सेना को एक मान्यता प्राप्त होती है। रेशियल हैटर्ड डिपेंड वाइट म्यूटिनी, मतलब यहाँ पे जो रेशियल हेटर्ड है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ वाइट म्यूटिनी को आप देखेंगे तो ये जो जातीय नस्लीय भेदभाव था उसके कई सारे यहाँ बगावतें और परिणाम दिखाई देते हैं। पील कमीशन का अच्छा गठन होता है। इसके बाद पील कमीशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ सेना में सुधार किया जाता है। जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों से सेना इन्वॉल्व हो गई थी, मिलिट्री ने बगावत की थी, मतलब मिलिट्री में जो भारतीय सैनिक थे वहाँ पे भारतीयों का अनुपात कम कर दिया जाता है और वहाँ यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। इसके बाद अब नीचे कुछ व्यूज़ लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। व्यूज़ को हमने हालांकि पीछे भी देखा है, तो इसको देखिए। नेशनल पावर टू स्टिर अप, मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टेंट वुड बी इमेंसली इंक्रीज इफ एवरी
कल्टिवेटर कुड रीड। ये जो कथन है ये किसका है? बॉम्बे गवर्नर का है, इन अ प्राइवेट लेटर टू द वायसराय। मतलब ये बॉम्बे का गवर्नर था जो कि वायसराय को एक प्राइवेट यानी व्यक्तिगत लेटर लिखता है 1911 में, और उसमें ये सेंटेंस रहता है। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे बतौर प्रमाण यूज़ किया गया है। असल में पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास ये 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी। उसमें मैक्सिमम टाइम में, हालांकि समय समय पर परिस्थितियाँ बदलती थी, मैक्सिमम टाइम तक बंगाल प्रेसिडेंसी जो रहती है वो ज़्यादा पावरफुल रहती है और बाकी जो प्रेसिडेंसियाँ हैं उसी के अधीन रहती हैं। और बाद में यही जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ये भारत का बनता है और भारत के गवर्नर जनरल से ये वायसराय बन जाता है। तो उसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ जो हैं इसके अधीन ही रहेंगी और वही हाल होता है। तो ये बॉम्बे के गवर्नर का कथन था। उसके बाद इसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसको आप देख रहे हैं, द राइजिंग मिडिल क्लासेस वर पॉलिटिकली इंक्लाइन एंड वर नॉट सो मच इन सर्च ऑफ रिलीजन बट दे वांटेड सम कल्चरल रूट टू क्लिंग ऑन टू दैट वुड रिक्रूट द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ह्यूमिलेशन दैट फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एंड रूल हैड प्रोड्यूस। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे का भी वक्तव्य है जिसमें कहा गया कि द डेड एंड द बरीड आर डेड, बरीड एंड बर्न वंस फॉर ऑल, एंड द डेड पास्ट कैन नॉट देयरफॉर बी रिवाइव एक्सपेक्ट बाय द रिफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड मटेरियल इनटू न्यू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। मतलब ये महादेव गोविंद रानाडे का कथन था कि जो पीछे की बातें हैं, जो मर चुकी हैं, जल चुकी हैं, खाक हो चुकी हैं, उनको पीछे छोड़ के अब नया जो आवरण है, नया जो कलेवर है उसको धारण करने का समय आ गया है। इसके बाद बी आर अम्बेडकर का ये कथन था कि अनफॉर्चुनेटली अब ये चूंकि जातिवादी जो परंपराएं थी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब ये हरिजनों के पक्ष में थे, दलितों के पक्ष में थे, उनके अधिकारों को लेकर जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो इनका वक्तव्य यह है कि अनफॉर्चुनेटली नो ब्राह्मण स्कॉलर हैज़, यहाँ आप देख सकते हैं, हैज़ सो फार कम फॉरवर्ड टू प्ले द पार्ट ऑफ वॉल्टेयर who had the intellectual honesty to rise against the doctrine of Catholic Church in which he, यहाँ आप देख लीजिए, which he was brought up. A Voltaire among the Brahmin would be positive changer, माफ कीजिएगा, पॉजिटिव डेंजर टू द मेंटेनेंस ऑफ सिविलाइजेशन विच इज, नीचे आप देख लीजिए, विच इज कंट्राइव टू मेंटेन ब्राह्मणिक सुपरमेसी। मतलब इनका जो ब्राह्मणों की यहाँ पे सार्वभौमिकता थी या वर्चस्व था उसके अगेंस्ट आवाज़ थी और उसको आप देख रहे हैं। इसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी का वही है कि अनटचेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको हर हाल में दूर करना ही होगा, नहीं तो हम जो आज़ादी का स्वर्णिम लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और मोहनदास करमचंद गांधी का ही ये कथन था कि आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। ये इनका स्वप्न था एक तरह से। बट आई रिफ्यूज़ टू बी ब्लोन ऑफ माई फीट by any, I refuse to live in other people houses as an interloper, a beggar or a slave। मतलब यहाँ पे बेगर और स्लेव जो कथन गांधी जी का है ये दोनों इन्हीं का है। मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला भी और ये वाला भी। इसके बाद आगे चले तो आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं फैक्टर विच गेव राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट। मतलब ऐसे कुछ तथ्य थे जो कि रिफॉर्म मूवमेंट को राइज देते हैं, उसके उठकर खड़े होने का कारण बनते हैं, तो उन्हें जानना आवश्यक है। यहाँ आप देख लीजिए प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल। मतलब पहला जो यहाँ पर रिफॉर्म का वजह बनता है या रिफॉर्म की प्रेरणा है वो ये है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रेजेंस रहता है, मतलब वो उपस्थित रहती है ऑन इंडियन सॉइल, मतलब भारत की मिट्टी पर। और वेरियस इल प्लगिंग इंडियन सोसाइटी, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुपरस्टिशन था, पॉलिथिज्म था, इसके अलावा पॉलीएथिज्म था और आइडोलेट्री थी। इसके अलावा डिग्रेडेड जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी इसकी वजह से भी विद्रोह होता है। कहने का मतलब ये कि जातिवादी परंपराएं एकदम बढ़ चढ़ कर थी। मूर्ति पूजा एकदम अंधविश्वास में तब्दील हो चुकी थी। अंधविश्वास, जादू टोना, मंत्र तंत्र, धोखाधड़ी इसका बोलबाला हो गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरा जो सामाजिक भेदभाव है वो तो था ही, और महिलाओं की दशा पहले से ही गिरी हुई थी। उत्तराधिकार में कास्ट सिस्टम आ चुका था, मतलब आपके पिता जो हैं जो काम कर रहे थे जिस कास्ट के थे आप मजबूरन उसमें रहेंगे, नहीं तो लोग मार मार कर अधमरा कर देंगे, ऐसा वाला सिस्टम था। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब बुरी हैं, समाज के लिए जहर हैं, और इनको दूर करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। इसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक आते आते जब तक हमारे देश में रिफॉर्म मूवमेंट आता है तो हमारा देश बाहरी जो स्रोत हैं या बाहर की जो दुनिया है उससे अटैच होने लगता है। मतलब यहाँ के बुद्धिजीवी लोग जो कुछ चंद पढ़े लिखे लोग थे वो बाहर के विश्व को देखना चाहते हैं या बाहर के विश्व को समझना चाहते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और हम अभी किन चीज़ों में जी रहे हैं, तो वो सुधार का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाता है। इसके बाद आप देखें तो इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय द फॉरेन पावर। मतलब विदेशी शक्ति से हम लगातार पराजित हो रहे हैं, विदेशी हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लगातार उन्हें कर देने के लिए मजबूर हैं और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें गुस्से का कारण बनती थी, और लोग जब पड़ताल करते थे तो उन्हें मालूम होता था कि ये सब जो दुर्गति उनकी हो रही है ये उनकी खुद की कमियों की वजह से हो रही है, और वो कमियाँ हमें दूर करनी ही होगी। और उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर का जो यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है वो एक वजह होती ही है।
और राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। ये जो लेट 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, मतलब 19th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है उसकी बात की जा रही है, तो वहाँ तक आते आते एक टाइड जैसा खड़ा हो जाता है, मतलब ज्वार जैसा पैदा हो जाता है, जो कि नेशनलिज्म की भावना का था। राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत उग्र हो जाती हैं, रहती तो पहले से ही हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते वो एकदम प्रचंड हो जाती हैं और इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है और भारत में तो रहेगा ही। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी सोशल बेस को देख लेते हैं और आइडियोलॉजिकल बेस को देख लेते हैं। तो सोशल बेस की अगर बात की जाए तो इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, मतलब यहाँ पर कहा गया कि इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल दोनों का इमर्जेंस होता है। इसके बाद आइडियोलॉजिकल बेस को अगर देखें तो यहाँ पे रैशनलिज्म, इसके अलावा रिलीजियस जो यूनिवर्सलिज्म है, इसके अलावा ह्यूमनिज्म है, सेकुलरिज्म है, ये सब जो यहाँ पे वाद हैं या सिद्धांत हैं, ये एक एक करके हमारे विचारों से, हमारे समाज से जुड़ने लगते हैं। तो नई विचारधारा जब हमारे अंदर आएगी, सुधारवादी विचार आएंगे, तो निश्चित रूप से सुधार उसका होगा ही, देर सवेर भले ही लग जाए। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर सोशल रिफॉर्म के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब पहले तो महिलाओं की स्थिति सुधरती है, और महिलाओं की स्थिति सुधरती है तो उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये देखने की आवश्यकता है। देखिए, महिलाओं की स्थिति में सबसे पहला सुधार तो ये आता है कि यहाँ पर इनकी पोजीशन जो एकदम से नीचे की तरफ जा रही थी उसमें एकाएक रुकावट आती है, मतलब नीचे जाने से उन्हें रोका जाता है। दूसरा यह है कि जो पर्दा सिस्टम था, मतलब पर्दा प्रथा का मतलब ये हुआ कि घूंघट धारण करना, चेहरा नहीं दिखाएंगी, मतलब चेहरा उनका कोई नहीं देख पाए, इस प्रकार का, और उन्हें घर के अंदर रखा जाता था। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, खासतौर पे यूपीपीसीएस में 20-25 बार पूछा जा चुका है, असूर्यम पश्या। तो ये असूर्यम पश्या होता क्या है, मतलब जो सूर्य को पश्य न कर पाए, अर्थात देख न पाए। तो ऐसी महिला जो कि अवगुंठन यानी जो घूंघट होता है उसमें ढकी हुई हो और ऐसे स्थान पर रहती हो कि वो सूर्य की रोशनी का दर्शन न कर पाए। तो पहले महिलाओं की दशा जो मध्यकाल वाला समय था उसमें ऐसी ही थी, इतनी ज़्यादा गई बीती हो गई थी कि बेचारी खुले आसमान के नीचे खड़ी नहीं हो सकती थी, कोई उन्हें देख लेगा, तो ऐसा सूर्य की रोशनी भी उन्हें न देख पाए, ऐसा होता था। इसके बाद अर्ली मैरिज यानी जो समय से पहले विवाह कर दिया जाता था, और ये वाला सिस्टम, तो इसमें सुधार आता है। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट को आप देखते हैं तो वो विवाह के बाद जो शारीरिक संबंध बनाने की स्वीकृति होती है उससे संबंधित था, और इसको लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं। खासतौर पे आप देखिए, इतने बड़े राजनेता रहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो भी इसका विरोध करते हैं, वो भी ये समर्थन करते हैं कि भाई 10 साल से पहले जब पीरियड्स की उम्र नहीं होती लड़कियों की, उससे पहले उनका विवाह होना चाहिए, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएंगी। बताइए, अब इतनी रूढ़िवादी जो इनकी सोच थी, ये देश की आज़ादी में बाधक ही होगी निश्चित रूप से। महिलाओं की दशा आप सुधारेंगे नहीं, सिर्फ झंडा लेकर घूमेंगे तो उससे आज़ादी मिलेगी, ठीक। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर महिलाओं की दशा में सुधार आता है। अंग्रेज जो है इस प्रकार के बहुत सारे अधिनियम, शारदा एक्ट आता है, और जो सती प्रथा है उस पर पाबंदी लगती है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, और आयु की निर्धारण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। और अगर वो प्रयास नहीं किए गए होते तो एक जो बंगाली लड़की के साथ हुआ वो दुनिया में, जो भारतवर्ष था उसमें बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ होता। एक बंगाली लड़की थी, वो 10 साल की थी और इसका विवाह 10 या 12 साल की थी, और इसका विवाह एक बड़ी उम्र के इंसान के साथ कर दिया जाता है, और विवाह की रात में उसके साथ फिर उसका शारीरिक शोषण होता है, रेप होता है, और उसकी मृत्यु हो जाती। तो उसे विवाह का नाम देकर यहाँ पे रफा दफा कर दिया गया, और अंग्रेज इसे सीरियसली लेते हैं। तो ये पूरा सिस्टम था। इसके बाद आप आगे चले तो यहाँ पे जो पॉलीगेमी थी उसके बारे में दिया हुआ है, और अगर यहाँ पे जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स थे, मतलब जो महिला शिशु होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, महिलाओं के पैदा होते ही उनके ऊपर शामत आ जाती थी। मतलब कोई भी समाज का जो तबका होता था वो ये नहीं चाहता था कि उसकी लड़की हो। भारतीय समाज में इस प्रकार की मानसिकता विद्यमान हो गई थी। तो बच्चियाँ पैदा होती थी, उसके बाद जो प्रसूति गृह की दाइयाँ होती थी वो तुरंत ही उसे ले जाकर, मतलब उनकी माता उन्हें देख भी नहीं पाती थी, रोती रह जाती थी, और वो दाइयाँ ले जाकर उन्हें या तो लकड़ी का एक काठ का बना हुआ टब होता था उसमें डुबो देती थी, और तब तक डुबोई रहती थी जब तक कि उनकी सांस न घुट जाए, और नहीं तो उन्हें अफीम इतनी ज़्यादा मात्रा में खिला दिया जाता था कि वो मौत की नींद सो जाती थी। और उससे भी ना मरे तो उसके बाद एक लकड़ी का पाटा होता था, उस पर उनको मतलब नीचे सुला के, और वो पाटा उनके गले के जो जहाँ से सांस लेने वाली नली होती है वहाँ रख के और उस पर चढ़ जाया जाता था, तो इससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। बताइए, इतना नृशंस तरीका था। और उसके बाद भी अगर जिंदा बच गई तो कुछ समय बाद विवाह हो जाता था, और फिर कम आयु में विवाह होने की वजह से तरह तरह की शारीरिक समस्याएं होती थी तो उससे मर जाती थी। उससे भी ना मरे तो उनका पति मरेगा तो उसके साथ उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, और उससे भी ना मरे तो विधवा के तौर पे उनका इतना शोषण होता था कि वो जीते जी मर जाती थी। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और वही कहा गया है सती प्रथा है, और इसमें आप जितने देख रहे हैं सब तो सुधार ही हुए थे, मतलब इन चीज़ों में सुधार हुए थे। इसके बाद आगे चले तो यहाँ देखिए, मेजर कंट्रीब्यूशन टू रिफॉर्म, मतलब सुधार के कुछ सहयोगात्मक कारक थे, जैसे कि एक तो समाज सुधार आंदोलन था, मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं।
जैसे होता है ना कि एक आंदोलन चल रहा है तो उससे बहुत सारे मुद्दे हम लोग जोड़ देते हैं ताकि वो भी उसके साथ साथ चलते रहें और वो आंदोलन भी काफ़ी सशक्त रहे और ये जो मुद्दे हैं ये भी साथ में सॉल्व हो जाए। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ एक पैरेलल तरीके से चल रहे थे। मूवमेंट लीड बाय इनलाइटेड वुमेन, मतलब जो महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी हो जाती हैं, थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट प्राप्त हो जाता है, जो खुद सक्षम हो जाती हैं, वो दूसरों को भी जगाने का प्रयास शुरू कर देती हैं। किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो महिलाएं हो या दलित हो या कोई भी दबा कुचला वर्ग हो जो कि पहले से शोषण झेल रहा है, पहले उसके कुछ काबिल लोगों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए और उन्हें जागरूक बनाइए। उन्हें ये बताइए कि उनके ऊपर कितना शोषण हो रहा है और उनकी जाति के साथ कितना शोषण हो रहा है, और उसके बाद वो जो व्यक्ति हैं वो खुद बाकी का काम संभाल लेंगे, मतलब वो उस दिशा में लग जाएंगे और अपने जैसे और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इसके बाद फ्री इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे भारत का जब आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का जो सिस्टम आता है, मतलब संविधान, तो उससे महिलाओं को काफ़ी अच्छे खासे अधिकार प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी भी जो सही अर्थ में महिला सशक्तिकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं लेकिन वो सिर्फ कागज में अच्छा लगता है और कहने में अच्छा लगता है, बोलने को आजकल सब कुछ, मतलब सब कोई भी बोल देंगे, लेकिन असलियत में स्थितियाँ अभी कुछ भिन्न है। इसके बाद आगे चलें तो लेजिस्लेटिव जो मीजर्स थे वुमेन के लिए, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो बंगाल रेगुलेशन था 1829 का, मतलब यहाँ पे सती प्रथा को बैन करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा बंगाल रेगुलेशन 1795 का है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये 1795 1804 का डिक्लेयरिंग द इन्फेंटिसाइड इलीगल, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो कन्या शिशु हत्या होती थी उसको रोक लगाने का प्रयास किया गया। उससे पहले से चल रहा था, लेकिन बेंटिंग के समय में बड़े पैमाने पर सुधार होते हैं। इसके बाद हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट आता है, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि महिलाएं जो है वो, मतलब उनकी विवाह की जो अवस्था होती है उसी में वो सुरक्षित रह सकती हैं। अगर विधवाओं को ऐसे आज़ादी दे दी गई, मतलब उन्हें फ्री कर दिया गया, तो शायद वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, या क्या वो सोचते थे तो वही जाने। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर ये कहते थे कि भाई जो महिलाएं हैं, मतलब विधवाएं हैं, उनका पुनर्विवाह वाला जो सिस्टम है वो होना चाहिए, फिर से वो विवाह कर सकती। जबकि हिंदू धर्म या जो यहाँ की सनातन सभ्यता उस समय एकदम से जकड़ी हुई थी अंधविश्वासों में, उनका ऐसा मानना था कि अगर विधवा फिर से विवाह कर ले, और विवाह करना तो बहुत दूर की बात है, किसी पराये पुरुष की ओर देख ले तो अनर्थ हो जाएगा, सृष्टि जो है उसमें प्रलय आ जाएगी, ऐसा मानते थे। खैर, तो इसके बाद आगे चलें। यहाँ पर आप देख लीजिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और ये काफ़ी सार्थक था। विवाह के नाम पे जो बलात्कार किए जाते थे, मनमाने तरीके से शरीर का इस्तेमाल किया जाता था पुरुषों के द्वारा अपनी भूख मिटाने के लिए, तो उस पर पाबंदी लगी। और ये भी यहाँ के जो समाज सुधारक हैं उनको, मतलब उनका प्रयास था, और कुछ जो यहाँ राष्ट्रवादी लेकिन दकियानूसी नेता थे उनको पसंद नहीं आता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, वो मानने को तैयार ही ना हो। 12 साल की अवस्था बहुत ज़्यादा होती है, 12 साल से पहले ही विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा वो चिल्ला रहे थे। इसके बाद आगे चलें तो शारदा एक्ट को आप देख रहे हैं, ये भी विवाह की आयु, जो लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु है, उसको डिसाइड करने वाला था। इसके बाद आप स्पेशल मैरिज एक्ट को देख रहे हैं, 1954 का है। हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार अधिनियम। तो उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो पहले ये होता था कि अगर वो पिता के यहाँ है तो पिता की संपत्ति है, मतलब वो लड़की पिता की संपत्ति है, और अगर वो विवाह करके अपने ससुराल जा रही है तो वहाँ वो अपने पति की संपत्ति है, और पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो बेटे हैं उनकी संपत्ति है। वो किसी, मतलब उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं है, और अगर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तो उनके लिए फिर संपत्ति की बात ही नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि जहाँ वो पैदा हुई हैं वहाँ जो उनके पिता की प्रॉपर्टी है वो उस लड़की के भाइयों को मिलती थी, मतलब पुरुषों को मिलती थी, उसको नहीं मिलती थी। और उनको ये कहा जाता था कि उन्हें पराये घर में जाना है, और विवाह कर दिया जाता था तो जहाँ जाती थी वहाँ भी पति की जो संपत्ति होती थी, चाहे वो जमीन जायदाद हो या कुछ भी हो, वो उसके बेटों को मिल जाता था, उस महिला को नहीं मिलता था। अब बेटों की इच्छा हो तो वो अपनी माँ को ठीक से रखें, अदरवाइज नहीं रखें। तो इसमें सुधार आता है। और उसके बाद हिंदू एडॉप्शन और जो मेंटेनेंस एक्ट है उसमें आप देख रहे हैं ये भी सुधार है। और इसमें देख रहे हैं आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। धीरे धीरे करके और बड़े बड़े सुधार आते हैं। ये आज़ादी के बाद तो रफ्तार बढ़ी जाती है। इसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है ये 1976 का है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन, ये अमेंडमेंट एक्ट है। देखिए यहाँ पर जो है सुधार किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, तो वो वाला अधिनियम है 1978 का। इसके बाद सप्रेशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक एक्ट, और ये किस बारे में था, तो वुमेन्स और गर्ल्स का जो यहाँ पे होता है वो 1956 वाला ही है। देखिए ये अधिनियम पीछे का ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें अमेंडमेंट होता है 1986 में, 1986 में सुधार किया जाता है। कुछ अधिनियम वही पुराने हैं लेकिन उसमें बाद में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ नई धाराएं, कुछ नए प्रावधान समय के साथ बदलाव होता है तो जोड़े गए हैं, और उसके चलते उन्हें फिर से लिखा गया है। उसके बाद डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये 1961 का है, और इसमें अमेंडमेंट होता है 1986 में। मतलब दहेज प्रथा जो है ये अपने आप में खुद ही एक जहर था। जो पिता होता था लड़की का वो ढेर सारी मात्रा में दहेज इकट्ठा करता था, और इसकी चिंता लड़की के पैदा होते ही हाजिर हो जाती थी। लड़की पैदा हुई तो पहले यही सोचा जाता था कि दहेज कैसे जुटाएंगे और लड़का कहाँ से खोजेंगे। ये दो चिंता एकदम पैदा होते ही, सूचना मिलते ही कि आपकी लड़की हुई है, तुरंत बाप के सिर पर आ जाती थी। ऐसा सिस्टम था पहले।
और उसके बाद दहेज जुटाने में पूरी लड़की की 10 साल की अवस्था जो है वो गुजरती थी, मतलब 10 साल तक लड़की बड़ी होती थी और उधर माता पिता दहेज जुटाते रहते थे, और उसके बाद शादी हो जाती थी और वो सारा दहेज का सामान पहुंचा दिया जाता था, लेकिन ससुराल वालों को वो कम ही लगता था, और उसके बाद उसकी एवज में उसका बदला वो लड़की से लेते थे। ठीक है, तो ये सब जो सिस्टम है यहाँ पे रोका जाता है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये हमने देखा कानून के अधीन आकर जो नियम बनते हैं ना, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको सोशल रिफॉर्म करना हो या कोई भी किसी भी क्षेत्र में सुधार करना हो, तो कानूनी धाराओं और कानूनी नियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके बिना कोई मानेगा नहीं। एक पुरानी कहावत है, भय बिनु होई न प्रीत, तो बिना डराए कोई नहीं मानता है, और डराने का काम ही कानून का होता है, तो कानून का डंडा चलना आवश्यक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं, इसमें ज़्यादा आप समय नहीं लगाते, काफ़ी चर्चा हो गई। यहाँ देखिए, स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड रेडिक्सिस, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि जो जाति प्रथा थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, मतलब महिलाओं का तो शोषण होता ही था, और उनसे तनिक भी खराब जो बुरी वाली कंडीशन है वो यहाँ पे दलितों की भी नहीं थी, मतलब दलितों की भी बहुत बुरी स्थिति थी, ये कहने का मतलब उनके साथ भी बहुत पशु जैसा बर्ताव किया जाता था। इनको ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे ये जानवर से भी गए गुजरे हैं, और उसमें से जो अछूत कहलाते थे, मतलब शब्द था अछूत, और वो अछूत इस प्रकार के व्यक्ति होते थे बेचारे कि अगर वो गलती से किसी को छू जाए तो वो आदमी जाकर तुरंत स्नान करता था, नहाता था, अपना शुद्धिकरण करवाता था, और दंड क्या होता था कि उस जो अछूत नाम का व्यक्ति होता था उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता था, या गाँव से बाहर निकाल देते थे, दाना पानी बंद कर देते थे, ऐसी गति होती थी। वो इंसान मंदिर में नहीं जा सकता था, देवता को चरण स्पर्श नहीं कर सकता था, दर्शन नहीं कर सकता था, और जो सार्वजनिक कुएं या जल के स्रोत होते थे वहाँ से पानी नहीं ले सकता था। इस प्रकार का सिस्टम होता था, तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ कैसा बर्ताव होता था। तो यहाँ उनके भी खिलाफ, मतलब ये जो शोषण इनके लिए हो रहा था, उनके उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठती है, और उसको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, सुधार होता क्यों है? तो यहाँ पे जो औपनिवेशिक शासन होता है उसका असर पड़ता है, और जातीय कठोरता यहाँ पे बहुत लंबे समय से चल रही थी उसमें कमी आती है। सामाजिक सुधार आंदोलन का भी असर पड़ता है, मतलब सोशल रिफॉर्म हो रहा है तो उसमें ये बात भी जुड़ी हुई होती थी, तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबके सहयोग की आवश्यकता थी, तो यहाँ पर इनका सहयोग लिए बिना काम आगे नहीं चल सकता था, तो इनके सहयोग के लिए इन्हें साथ में मिलाना आवश्यक था। तो इससे भी भेदभाव की जो भावनाएं हैं उसमें सुधार आता है, मतलब दूर होती है, एकदम से खत्म तो नहीं होती है लेकिन कुछ हद तक दूर होती है। इसके बाद अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी का जो आंदोलन था, मतलब हरिजन कल्याण, हरिजन जो शब्द है उसको गांधी जी ने ही इस्तेमाल किया। अछूत और पिछड़ा और मतलब एकदम से निकृष्ट, इस प्रकार का शूद्र जैसे जो शब्द हैं लोग इस्तेमाल करते थे, तो उसकी जगह पे गांधी जी ने शब्द इस्तेमाल किया हरिजन। ये हरि के जन है, और हरि के जन हम सभी लोग हैं, मतलब सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो इसमें कैसा भेदभाव, ये गांधी जी का कहना था। उसके बाद दलित जातियों की शिक्षा का जो प्रसार है, मतलब दलित जातियों में भी पढ़ने लिखने का जो सिस्टम है उसको बढ़ाया गया, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई, और स्वतंत्र भारत का संविधान इन्हें बहुत सारे अधिकार देता है, तो इससे चलते उत्थान हो रहा है। आरक्षण की व्यवस्था भी इन्हें सपोर्ट करती है, आरक्षण को लोग अंगुली उठाते हैं लेकिन वो व्यवस्था इन्हें सपोर्ट करती है, तो ये चीज़ें हमने देखी। ठीक है, आरक्षण का भी भेदभाव का प्रावधान नहीं था, वो भी इसी उद्देश्य से लाया गया था कि समाज का जो पिछड़ा तबका है ये आगे बढ़े, लेकिन आरक्षण को उस समय खत्म हो जाना चाहिए जब सब बराबरी पर आ जाए, जब सब बराबरी पर आ जाए, ये शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बराबरी पर आने के बाद फिर किसी को उठाने और किसी को गिराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब एक बराबर होंगे तो सब एक बराबर कंपीट करेंगे चाहे जहाँ भी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे अगर चलें तो यहाँ पर रिफॉर्म मूवमेंट एमंग हिंदूज, मतलब यहाँ हिंदुओं में जो रिफॉर्म मूवमेंट चलते हैं उनको अगर हम देखें तो क्षेत्रवार देखने की आवश्यकता होगी। बंगाल को पहले देख लेते हैं। बंगाल वाला जो हिस्सा था उसमें ज़्यादा बुद्धिजीवियों की टोली रहा करती थी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, जितने बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर थे वो यहाँ पर रहते थे, टीचर्स रहते थे, लॉयर्स रहते थे, बैरिस्टर रहते थे, बहुत सारे पोएट थे, इसके अलावा बहुत सारे नेशनलिस्ट थे, और यहाँ पे जर्नलिज्म की बात की जाए तो नए नए समाचार पत्र आए दिन पब्लिश होते थे, बहुत सारे इसमें क्रांतिकारी भी थे, बहुत लोग विदेश तक गए थे। तो इस तरह का पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा जो अभिजात्य तबका था वो बंगाल में रहता था, और बंगाल बहुत बड़े साइज़ का था, तो यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट भी चलते हैं। इसमें सबसे पहले आप राम मोहन राय का नाम देख रहे हैं, तो राम मोहन राय खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, राजा नहीं थे, राजा की उपाधि इनको अकबर सेकंड ने दी थी, ये कोई रजवाड़े नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान थे। तो इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज स्थापित किया जाता है, बाद में ब्रह्म समाज के 2 विभाजन होते हैं और वो चलता रहता है, तो इसके द्वारा एक सुधार वाला काम किया जाता है बंगाल क्षेत्र। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को आप देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा इनकी। केशव चंद्र सेन को देख लीजिए, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था, मतलब ये ब्रह्म समाज की ही एक विंग। इसके बाद प्रार्थना समाज को आप देख लीजिए, डिरोजियो, मतलब हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो का जो यंग बंगाल मूवमेंट था वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इनोवेटिव जो सोच होती है उसको बढ़ावा देने वाला। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आप देखें तो ये तो बंगाल के बहुत नामी गिरामी समाज सुधारक थे, तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया जो पश्चिमी भारत है उसके बारे में देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं बाल शास्त्री जंभेकर का। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी,
उस समय ये जो समय चल रहा था समाज सुधार का, मतलब सोशल रिफॉर्म पूरे भारत में सक्रिय हो गया था। ये 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो पूरा अलग अलग समय था, इसमें युवाओं को इस बात पर बल दिया जा रहा था, मतलब युवाओं को इस ओर प्रेरित किया जा रहा था कि वो साइंटिफिक नॉलेज को ग्रहण करें, टेक्निकल एजुकेशन को सीखें और देश को यहाँ एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। जो आजकल के समय में मोदी जी चिल्ला रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, तो वो प्रयास पहले भी हो रहा था। आत्मनिर्भरता की बात हमेशा क्यों की जाती है, चाहे वो मोदी जी करें, चाहे गांधी जी करें पीछे, चाहे कोई भी करे, कोई भी राजनेता करे, आत्मनिर्भरता की बात इसलिए की जाती है ताकि हम दूसरों के मोहताज न रहे, भारत किसी का मोहताज न रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये आवश्यक हो गया था। अंग्रेज़ों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं और अंग्रेज़ जो है वो अपना हर सामान हमें देकर अपना मोहताज बनाना चाहते हैं ताकि हम उनकी गुलामी करते रहें। तो ऐसे में उनका हम टोटल बहिष्कार कर दें और स्वदेशी को अपनाएं। लेकिन स्वदेशी को अपनाने के पीछे एक दिक्कत थी कि हर चीज़ हम यहाँ पे अंग्रेज़ों की नकार नहीं सकते थे। तो इसके लिए आवश्यकता ये थी कि पहले हम टेक्निकल नॉलेज को सीखें, बाहर से अपनी जो अच्छी वाली एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन या जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको सीख कर आएँ और उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने देश की तरक्की में करें, यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसमें उसको यूज़ करें। तो ये काम है। उसके बाद आप नीचे परमहंस मंडली को देख रहे हैं, ये रहा। और देखिए तो इसमें ज्योतिबा फूले का और जो सत्यशोधक समाज वाला सिस्टम था, इसमें ये जाति पाति का विरोध करते हैं, महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं, वो वाला सिस्टम है। और यहाँ नीचे गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी वाला जो सिस्टम है उसको आप देख लीजिए। गोपाल गणेश अगरकर का पूरा योगदान था वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को आप देख रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे रिफॉर्म या योगदान करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाओं के नाम। इसके बाद साउदर्न इंडिया की ओर चलते हैं। तो साउदर्न इंडिया में आप देखते हैं कि वहाँ भी अछूतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ती है मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने की कि मंदिरों में इन्हें प्रवेश प्राप्त हो, इनके साथ भी एक इंसान जैसा बर्ताव हो, पशुओं जैसा नहीं। मतलब पता लगा कि कोई एक घृणित पशु जो है वो घुस गया है और उसको दुत्कार रहे। पशु के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बर्ताव एक समय में इंसान के साथ किया जाता था और इंसान ही करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट जो है ये स्टार्ट होता है और ऐसे बहुत सारे। इसके अलावा वोक्कालिगार संघ जो है ये है, जस्टिस मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, आत्मसम्मान आंदोलन और टेम्पल एंट्री मूवमेंट है। आत्मसम्मान आंदोलन जो था, इसमें जो पुरोहित होते थे, मतलब जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे, उनका बहिष्कार कर दिया गया और जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते थे उनको व्यक्तिगत तरीके से अपने स्तर पर संपन्न कराने की बात कही गई। ये एक बात थी। और मंदिर प्रवेश वाला सिस्टम क्या था वो आपने देखा ही। इसके बाद ऑल इंडिया यानी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो रामकृष्ण मूवमेंट जो विवेकानंद का था ये था, आर्य समाजी मूवमेंट ये दयानंद सरस्वती का, और थियोसॉफिकल मूवमेंट जो एनी बेसेंट का था, मतलब यहाँ मैडम ब्लावस्की जो एक रशियन वुमेन थी और कर्नल अलकार्ट, इन दोनों के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है विदेश में, लेकिन बाद में ये आ जाता है भारत में और यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया जाता है। तो वो चीज़। इसके बाद अब आगे चलें तो मुसलमानों का जो सुधार आंदोलन है या सुधार की प्रक्रिया है उसमें हम देखते हैं, अभी तक हम लोग हिंदुओं का देख रहे थे, तो मुस्लिमों में अगर देखा जाए तो वहाँ भी या वही यहाँ वली उल्लाह मूवमेंट जो है ये आप देख सकते हैं, वहाँ भी मूवमेंट या वली उल्लाह मूवमेंट। इसके बाद अहमदिया मूवमेंट है। इसके बाद सैयद अहमद खान और उनका जो अलीगढ़ मूवमेंट था, अलीगढ़ स्कूल जो स्थापित होता है, मतलब बाद में ये AMU के तौर पे जाना जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद देवबंद मूवमेंट सहारनपुर वाले क्षेत्र से सक्रिय होता है। इसके बाद आप नीचे पारसियों को देखिएगा। पारसियों का रहनुमाई मजदयासन सभा, दादा भाई नौरोजी और इस प्रकार के अन्य जो गणमान्य पारसी थे उनके सौजन्य से शुरू होता है। इसके बाद सिखों वाला जो सिस्टम था, मतलब सिखों का पूरा सेक्ट था, उसमें भी ये इस प्रकार के जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो स्टार्ट होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि सिंह सभा मूवमेंट है, इसके अलावा अकाली मूवमेंट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इसके वो भी देख लेते हैं। तो लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम कंफर्मिटी आउट ऑफ फियर साइकोसिस। इसके बाद वर्शिप मेड मोर पर्सनल अफेयर, मतलब यहाँ पे जो वर्शिप होती थी उसको मोर पर्सनल अफेयर के तौर पे डेवलप किया गया। उसके अलावा कल्चर रूट टू द मिडिल क्लासेस दस माइग्रेटिंग द सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन मच नीडेड सेल्फ रिस्पेक्ट गेन। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं फॉस्टर्ड सेकुलर आउटलुक और इनकरेज सोशल क्लाइमेट फॉर द मॉडर्नाइजेशन, इंडेड इंडियाज कल्चर इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। कई सारे इसमें फायदे होते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता है और समाज के तबकों के बीच में जो भेदभाव की चीज़ें थी वो कुछ हद तक कम होती हैं, खत्म तो नहीं होती हैं लेकिन कम होती हैं। इसके साथ साथ जो सेकुलर एक विचारधारा है उसका भी डेवलपमेंट होता है। पर्सनल अफेयर के तौर पे वर्शिप को लिया जाने लगता है, ये कोई सामाजिक अफेयर नहीं रह जाता है, मतलब पूजा व्यक्तिगत है, आप उसको अपने तरीके से कर सकते हैं, भगवान सबके। मिडिल क्लास जो थे उनके अंदर भी चेतना का संचार होता है और भारत की संस्कृति सभ्यता को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है तो उसका आत्मगौरव का जो भाव होता है, मतलब राष्ट्र गौरव की जो भावना होती है वो लोगों में जागृत होती है और लोग अपनी सभ्यता के महत्व को पहचानते हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई रिफॉर्म मूवमेंट चला रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान भी होगा। नुकसान पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो बेस था, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव का मतलब ये है कि नकारात्मकता को हम देख रहे हैं। ये जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थे इसमें कुछ जो चीज़ें थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन ये कहीं कहीं असफल हो जाते हैं।
तो ये असफल इसलिए हुए क्योंकि कुछ चीज़ें इनके अंदर कमियों के तौर पे देखी जा रही हैं। तो इन्हें आप नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पे मत देखिए, बल्कि इनकी जो कमियां हैं, डीमेरिट्स हैं, उसके तौर पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नैरो सोशल बेस, इसका जो सामाजिक आधार था वो काफ़ी संकीर्ण था, मतलब सकरा सामाजिक आधार था, और ये बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आप देखिए इनडायरेक्टली इनकरेज मिस माइस्टिज्म, और उसके बाद नीचे आप देख लीजिए ओवर एम्फेसिस ऑन रिलीजन, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर वाइल अंडर एम्फेसाइजिंग सेकुलर एंड मोरल एस्पेक्ट। यहाँ पर कई तरह के नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या होते हैं वही दिया हुआ है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नकारात्मक प्रभाव है, एक तो संकुचित सामाजिक आधार था वो आपने देख ही लिया है, दूसरा ये है कि कुछ चुनिंदा पहलू थे, मतलब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट तय कर लिए गए थे और उसी को लेकर ये अंत तक चलते रहते हैं। और संस्कृति का अन्य क्षेत्र जैसे कि कल्चर है तो उसके कई सारे फेज हो सकते हैं या कई सारे उसके हिस्से हो सकते हैं, तो उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद प्राचीन भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और मध्यकालीन ऐतिहासिक जो संस्कृति थी उसको एकदम से धकेल दिया गया कि भाई वो उपेक्षित है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसके बाद प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता और महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में समाज की कुछ जातियों को अलग थलग कर दिया गया, तो जो जातियाँ यहाँ पे उपेक्षित होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं या उनका जो एक असहयोग है वो प्राप्त होता है। इसके बाद सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में ही योगदान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म को अगर प्रमोट कर रहे हो तो आप जो बाकी धर्म है उनके साथ न चाहते हुए जाति कर रहे हो। सुधार का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे धार्मिक सुधार आप कर रहे हैं, आपको सामाजिक सुधार करना था, लेकिन धर्म का मुद्दा जहाँ जुड़ता है वहाँ भेदभाव की भावनाएं तो पैदा हो ही जाती। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, मतलब जो मॉडर्न नेशनलिज्म था यानी आधुनिक राष्ट्रवाद, उसके ग्रोथ में रोल प्ले करने वाले मेन फैक्टर कौन कौन से थे। तो पहला, अंडरस्टैंडिंग द कंट्राडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, वेस्टर्न दो द एजुकेशन। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, ये पूरा जो सिस्टम है ना सुधारवादी आंदोलन के बाद वाला, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भारत और उपनिवेशी शासन के हितों में काफ़ी हद तक टकराव होता था, विरोधाभास था, और उसी के बारे में कहा गया है। ये आपस में कंट्राडिक्ट होते थे। और इसमें आप देख रहे हैं कि रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, मतलब जो प्रेस था उसके सहारे बहुत सारे समाचार पत्र पब्लिश होते थे, उसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल छपते थे जो कि लोगों को अवेयर करने का काम करते थे, तो वो अपना रोल प्ले कर रहा है। लिटरेचर का अपना ही योगदान था। साहित्य जो होता है वो हमेशा मनुष्य को जागृत करता है, तो ये काम यहाँ पे लिटरेचर कर रहा था। इसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट हिस्टोरिकल रिसर्चेस, मतलब यहाँ पे जो पीछे का हमारा दबा हुआ अतीत था या खोया हुआ स्वर्णिम अतीत था उसको फिर से जानने की कोशिश होती है। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, मतलब यहाँ पे जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग है उसके अंदर बौद्धिकता का संचार होता है। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रोरी मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब यहाँ पे जो वैश्विक स्तर पर चलने वाले मूवमेंट थे उसका प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ता है। और नीचे आप देख रहे हैं कि रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर, मतलब यहाँ अगर आप देखें तो अंग्रेजी शासक जितने भी थे उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियाँ ये पहले से ही लोगों को गुस्सा दिला रही थी, तो उसके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, उनके अहंकार को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये सब काम यहाँ पर होते हैं। अब इसके बाद नीचे आप देखेंगे इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को और इससे जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कुछ इसमें से ऐसे थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब 1885 में एस्टेब्लिश होती है तब इसमें मर्ज हो जाते हैं, और कुछ इससे पहले अपना अस्तित्व रखते थे, बाद में धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो इनको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।